Good morning to all students. Today we will discuss about topic is anti-Alzheimer agents. What is anti-Alzheimer agents? Anti-Alzheimer's agents are the agents which improve the function of dementia and loss of cognitive abilities called anti-Alzheimer agent. एंटी अल्जाइमर्स एजेंट जो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं फंक्शन ऑफ डेमेंशिया एंड लॉस ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी, यानी कि जो आपकी लॉस ऑफ मेमोरी हुई है, डेमेंशिया कोज हुआ है, उसके ट्रीटमेंट में यानी कि उसके फंक्शन के को इम्प्रूव करने के लिए एंटी अल्जाइमर एजेंट दिए जाते हैं। ठीक है, अब एंटी अल्जाइमर एजेंट जो होते हैं फर्स्टली डिस्कस हो गया है, पर अल्जाइमर डिजीज़ या डिसऑर्डर कैसे कॉज होता है? What is Alzheimer? It is a neurodegenerative disorder characterized by progressive dementia and loss of cognitive ability. ऐसे न्यूरोजनरेटिव ये एक ऐसी न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर होती है जो कि कैरेक्टराइज होती है बाय दी प्रोग्रेसिव डेमेंशिया एंड लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि लॉस मेमोरी और आपका जो है कॉग्निटिव प्रोग्रेसिव डेमेंशिया मीन्स ये बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा लंबे समय में और ज़्यादा ये बढ़ती है, यानी कि इसमें डेमेंशिया प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहता है। ठीक है, और जो आपका अल्जाइमर डिजीज़ है ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था बाय द जर्मन साइकेट्रिक एंड न्यूरो पैथोलॉजिस्ट, उसका नाम था एलोइस अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज़ का नाम जो है वो एलोइस अल्जाइमर के नाम पे ही रखा हुआ है, जो कि 1906 के अंदर ये डिस्क्राइब हुआ था। अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है वो आपकी डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइकोलिन इन ब्रेन बाय फॉलोइंग रीज़न, यानी कि जो एसिटाइकोलिन का जो लेवल है वो आपके ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बहुत सारे फॉलोइंग रीजन्स है। अल्जाइमर डिजीज़ को एसिटाइकोलिन का जो लेवल कम हो जाता है उसके कारण बहुत सारे रीज़न, यानी एजिंग मतलब कि आपका जो एक एज के अकॉर्डिंग क्या होता है ये अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होती है, यानी कि आपकी मेमोरी लॉस होना, डेमेंशिया कॉज होना, यानी कि आपका जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि न्यूरो ट्रांसमिशन जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, यानी न्यूरोफाइब्ररी डी जनरेशन एबनॉर्मलिटीज़, यानी जो भी आपके न्यूरो जनरेशन हो रहे हैं, डी जनरेशन जो हो रहे हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, सिनेप्टिक लॉस हो जाता है और इन्फ्लामेशन कॉज होती है, कॉम्प्रोमाइज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, न्यूरल इंजरी एंड लॉस हो जाती है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अंदर इंजरी आ जाती है और लॉस हो जाता है, वस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और एमिलॉइड डिपोजिशन जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन, एमिलॉइड डिपोजिशन मतलब आपका जिसके अंदर क्या होते हैं प्रोटीन चेन का क्या हो जाता है, एबनॉर्मल चेन हो जाती है। ठीक है, इसके कारण आपका एसिटाइकोलिन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इसके कारण आपका एसिटाइकोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो आपके ब्रेन के अंदर उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण ही आपको अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होती है। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन एंटी अल्जाइमर एजेंट जो होते हैं वो 2 टाइप से होता है, रिवर्सिबल एसिटाइकोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर और मेमेंटिन। ठीक है, एंटी अल्जाइमर एजेंट जो होते हैं रिवर्सिबल जो कि आपके इसके अंदर 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिलेक्टिव और एक होता है नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में आती है रिवास्टिगमाइन, गैलेंटामाइन और डोनेपेजिल। नॉन सिलेक्टिव में आती है आपकी टेक्रिन। ठीक है, एक होता है मेमेंटिन जो कि आपका ये अमेंटाडिन डेरिवेटिव्स है। जो ये सिलेक्टिव आप लोगों ने सिलेक्टिव और गेंटामाइन, डोनेपेजिल ये आप लोगों ने कॉलिनर्जिक सिस्टम के अंदर एंटी कॉलिन एस्ट्रेज के अंदर आप लोगों ने मेनली पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो उसी का है ये, और मेनली अल्जाइमर डिजीज़ भी उसी के कारण होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग अपनी कौन सी है, रिवास्टिगमाइन। रिवास्टिगमाइन जो होती है इट इज़ अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और कॉलिनर्जिक एजेंट for the treatment of mild to moderate dementia of the Alzheimer type. It is a cholinesterase inhibitor that inhibits both
ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंड एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। रिवर्स स्टिग्माइन जो होती है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होती हैं, जो कि अपन ने पहले से स्टडी कर रखा है, ठीक है। कोलिनर्जिक एजेंट होते हैं जो कि क्या किसके लिए होते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट डेमेंशिया, जो कि माइल्ड और मॉडरेट स्टेज के जो डेमेंशिया होते हैं अल्जाइमर टाइप्स के, उसके लिए यूज़ की जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। जो ये जो होता है रिवर्स स्टिग्माइन, ये क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर होता है। क्या होता है, कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर होता है, जो कि इनिबिट करता है बहुत ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये दोनों एंजाइम जो कि आपके कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कोलिनर नर्व टर्मिनल्स के अंदर रिलीज होते हैं। एसिटाइल कोलिन उसके अंदर ये जो दोनों आपके एंजाइम हैं, ये क्या होते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इसको इनहिबिट करता है। इट इज़ अ कार्बामेट डेरिवेटिव्स दैट स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फिजियोस्टिग्माइन बट नॉट टू डोनापेजिल टैक्रिन। ये जो कार्बामेट डेरिवेटिव्स होता है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फिजियोस्टिग्माइन। आप लोगों ने फिजियोस्टिग्माइन का नाम सुना ही है, अपन ने पहले स्टडी किया हुआ है, ठीक है। उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन ये डोनापेजिल और टैक्रिन जैसा नहीं है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा है, ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। नर्व जंक्शन है। अब यहाँ पे क्या होती है, नर्व टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे आपकी क्या होता है, ये मैंने पहले भी आपको ये वाली साइकिल जो होती है, कोलिन जो है कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम से कोलिन से मिलकर क्या बनता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यानी कि ये कोलिन भी आपका आ रहा है और सोडियम भी आ रहा है। इसके इम्पल्स जनरेशन के कारण कोलिन जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होता है, बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन। ये नॉर्मल कंडीशन में आपकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है, आपको पता है कि यहाँ से क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करेगा। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं और आपके मस्कैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से जाके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से रिलीज तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बाइंड होने के पहले ही क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और आपका ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन पे यानी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे प्रेजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इसके कारण ये एसिटेट कोलिन, ठीक है, एसिटेट और कोलिन में ये कन्वर्जन हो जाता है। और ब्यूटेराइल एस्ट्रेज कोलिन जो होता है, ये भी क्या करता है, कोलिन और एसिटेट के अंदर इसका क्या कर देता है, डिग्रेडेशन करता है, यानी कि हाइड्रोलाइज करता है। और जो कोलिन है आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है, वापस से इस मैकेनिज्म में ये वापस से बाइंड अप हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस आपकी होती जा रही है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो आपके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, एक्साइटेशन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का कम होना किसके कारण हो रहा है, आपके एसिटाइल एस्ट्रेज एंजाइम और ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डिग्रेडेड हो जाते हैं। इसके कारण ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो जाते हैं, बाइंड नहीं होने पर ये अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके कारण आपको क्या होती है, अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। आपका जो रिवर्स स्टिग्माइन है, अब ये क्या करेगा, इस वाले एंजाइम और ये वाला एंजाइम यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और आपका ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी रिवर्स स्टिग्माइन इनहिबिट एंजाइम एसिटाइलकोलिन ई और ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज ई की क्या करता है, सबसे पहले कि रिवर्स स्टिग्माइन जो होता है ये दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेगा विच आर प्रेजेंस इन CNS सिस्टम, जो कि आपके ये जो आपका जो एंजाइम होते हैं ये आपके CNS और पेरिफेरली के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, दोनों में होता है, ठीक है। जो एसिटाइलकोलिन होता है वो आपके सेंट्रली होता है और ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज जो होता है ये पेरिफेरली होता है, ठीक है। अब सेंट्रल कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो होता है या इंपॉर्टेंट होता है आपका रेगुलेशन ऑफ मेमोरी के रेगुलेशन के लिए जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रली, ठीक है, एसिटाइलकोलिन वो क्या होते हैं, ये आपके जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं आपकी मेमोरी के लिए, ठीक है। अब रिवर्स स्टिग्माइन जो होता है ये क्या करता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज इन ग्लेई सेल में बी आल्सो कंट्रीब्यूट टू इनहेंस एसिटाइलकोलिन
लेवल्स, यानी रिवास्टिग्माइन दोनों इनिबिटर्स यानी कि आपके दोनों एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो एसिटाइलकोलिन लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में आपको पता है इसका नोशिया है, वॉमिटिंग है, डिक्रीज एपेटाइट, लॉस, वेट लॉस हो जाता है, कफिंग अप ब्लड और वॉमिट दैट लुक लाइक ब्लड और कॉफ़ी ग्राउंड्स, मतलब जो आपका कफ होगा वो ब्लड वॉमिट के साथ साथ क्या होगा, वो आपका ब्लड भी निकलेगा और उसकी जैसा ही दिखेगा, ब्लड की तरह। ठीक है, यानी कफिंग जो होगी वो इस तरीके से होगी। फैंटिंग जो होती है, फैंटिंग को बोलते हैं अपन बेहोशी, चेस्ट पेन होगा, कन्फ्यूजन, एजिटेशन मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, और ट्रिमर, एक्सट्रीम फियर इसको होगा। ठीक है, ये आपके रिवास्टिग्माइन के आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। Pharmacokinetics, it is well absorbed orally with a viability of about 40% in 3 mg dose, elimination through the urine, and peak plasma concentration about 1 hours with a peak cerebrospinal fluid concentrations at 1.4 to 3.8 hours. यूज़ क्या है, इट इज़ ए पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स है एंड इज़ अ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर, और इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिफिशिएंट्स. It is a deficiency of acetylcholine as a result in selective loss of cholinergic neurons in the cerebrocortex और nucleus and hippocampus. ठीक है, इसका जो ब्रांड नेम है वो है एक्सेलॉन कैप्सूल्स, रिवाजमाइन कैप्सूल्स और रिवामर कैप्सूल्स. ठीक है, अब आता है आपका मेमेंटिन, जो कि सेकंड कैटेगरी है. मेमेंटिन जो होता है ये इट इज़ ए एमेंटाडीन डेरिवेटिव्स विद द लो टू मॉडरेट एफिनिटी फॉर द NMDA receptor. It is a non-competitive NMDA receptor antagonist that binds preferentially to NMDA receptor operated cation channels. It blocks the effect of excessive level of glutamates that may lead to neuronal dysfunctions. मेमेंटिन जो होता है आपका ये एमेंटाडीन डेरिवेटिव्स होता है, जो कि ये आपका विद लो एंड मॉडरेट एफिनिटी फॉर NMDA रिसेप्टर. इट इज़ ये एक NMDA रिसेप्टर होता है जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव होता है. ठीक है, ये बाइंड्स होता है आपके NMDA रिसेप्टर से, ऑपरेट करता है आपके केटाइन चैनल्स को और ब्लॉक करता है जो ग्लूटामेट आपका रिलीज़ हो रहा है, एक्सेसिव लेवल में रिलीज़ हो रहा है, उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है आपका न्यूरोनल डिसफंक्शन जो होता है वो ट्रीट होता है. ठीक है, अब मेमेंटिन की मैकेनिज्म एक्शन क्या है, अपन फर्स्ट ये देखते हैं. ड्रग मैकेनिज्म क्या कहती है अपनी, जो कि कंटिन्यूस एक्टिवेशन ऑफ NMDA, इसको बोलते हैं अपन एन मिथाइल डी एस्पेरेट रिसेप्टर इन CNS क्लोजली बाय द ग्लूटामेट. ठीक है, ये कॉज्ड होता है आपका किसके द्वारा, ग्लूटामेट. यानी जब ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो क्या होता है, एक्टिवेशन होता है आपके NMDA रिसेप्टर्स का. ठीक है, NMDA रिसेप्टर का जब एक्टिवेशन होगा तो क्या कॉज करेगा, कॉज सम ऑफ अल्जाइमर डिजीज सिम्टम्स. यानी ग्लूटामेट जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर चले जाएंगे तो आपको अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स कॉज हो जाएंगे. ठीक है, अब ओवर एक्टिवेशन अगर हो गया है, overactivation in thoughts to contributes to neurotoxicity due to excitatory property of glutamates. एक्टिवेशन हो गया है अगर आपका ग्लूटामेट्स का, तो इसके कारण क्या होगा, कंट्रीब्यूट न्यूरोटॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्साइटरी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूटामेट. ठीक है, फिर अब आपकी जो ड्रग है मेमेंटिन जो होती है, मेमेंटिन क्या करती है, इट इज़ ए नॉन कॉम्पिटेटिव होता है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है, यानी एंटागोनिस्ट मतलब आपके NMDA रिसेप्टर को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा. ठीक है, मेमेंटिन बाइंड्स टू दी NMDA रिसेप्टर ऑपरेटेड केटाइन चैनल से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं और ब्लॉक करते हैं आपकी, इट्स ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूटामेट. जो भी आपके एक्सेसिव लेवल में जो ग्लूटामेट रिलीज हो रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में हो रहे हैं, उसको क्या कर देता है, उस रिसेप्टर को ही बाइंड कर देता है. इसके कारण आपके ग्लूटामेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि बाइंड से ही नहीं जुड़ पाएंगे. ठीक है, ग्लूटामेट की जगह मेमेंटिन जुड़ेंगे और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करेंगे. ठीक है,
देखिए इस तरीके से अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट जो हो रहे हैं आपके मैंने इसको रफली डायग्राम बनाया है, इसका कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं था। तो ग्लूटामेट जो होता है ये देखिए इस तरीके से आपके नर्व टर्मिनल से निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं। ठीक है, रिलीज़ होने के बाद आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, ये कैटायन चैनल्स जो होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। कौन? ग्लूटामेट। ठीक है, अब ग्लूटामेट जो होता है उसका एंटागोनिस्ट आपका क्या है, मेमेंटिन। ये है मेमेंटिन जाके क्या करता है आपके NMDAC के यानी कि एन मिथाइल डी एस्पिरेट रिसेप्टर से जाके क्या कर देता है, बाइंड हो जाता है और ग्लूटामेट के लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपका जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका मेमेंटिन जो वर्क करता है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? इट इज़ अ वेल एब्जॉर्ब ऑरली with viability of approximately 100%, protein binding 45%, metabolism in liver, excreted in urine and half life is 60 to 100 hours। ब्रांड नेम इसका है एक्जूरा। 5 to 20 mg टेबलेट्स की होती है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्टली we will discuss about topic narcotic analgesic, opioid analgesic and antagonist। Narcotic analgesics are drugs which relieve pain and caused depression to CNS। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होती हैं ऐसी ड्रग होती हैं जो कि आपके पेन को रिलीव करती हैं एंड कॉज करती है आपके CNS पर डिप्रेशन। ठीक है, और एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स आर ड्रग्स विच रिलीव और सप्रेस द पेन सिचुएशन बाय देयर एक्शन ऑन CNS विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसे एनाल्जेसिक ड्रग जो कि क्या करती है आपको, जो आपका पेन है उसको रिलीव करती है, सप्रेस करती है। ठीक है, पेन सेंसेशन को और एक्शन करती है CNS पर विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस हो रहा है उसका कॉजिंग ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को विदाउट कॉज किए ही वो CNS पे एक्शन देती है। ठीक है, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑपियोइड्स में। फर्स्ट है नेचुरल ऑपियम एल्कोलॉइड्स, सेकंड है सेमी सिंथेटिक ऑपियोइड्स और थर्ड इज है सिंथेटिक ऑपियोइड्स। नेचुरल ऑपियोइड्स के अंदर आते हैं आपके मॉर्फिन, कॉर्डिन। सेकंड आता है सेमी सिंथेटिक जिसमें आता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी हीरोइन भी बोलते हैं इसको, और फॉलकोडिन। और थर्ड है आपका सिंथेटिक ऑपियोइड्स जिसमें पैथिडीन है, फैंटाइल है, मेथाडोन है, डेक्सोप्रोपोक्सिफिन है और ट्रेमाडोन। फर्स्ट ड्रग अपन लेंगे इसके अंदर मॉर्फिन या कॉर्डिन। फर्स्ट ड्रग है अपनी मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होती है, मॉर्फिन इज ए नेचुरल ऑपियम एल्कोलॉइड्स होता है। ठीक है, इट इज़ अ मिल्की एक्सुडेट ऑक्टेन फॉर्म अनराइप कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, ये एक मिल्की एक्सुडेट्स होता है जो कि क्या होता है, कहाँ से मिलता है आपको? पैपेवर सोमनीफेरम के प्लांट से। ठीक है, जो कि पॉपी कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से ऑब्टेन होता है। और ये ओडरलेस कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बीटर होता है। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आप लोग देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखिए, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर के अंदर आपका GIAC जो कि आपका G प्रोटीन है और एक आपका साइक्लिक एडिनल साइक्लेज पाथवे है। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये जो आपका मॉर्फिन है ये क्या करता है, रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड होता है। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होता है वैसे ही क्या होता है आपका एक्टिवेट हो जाता है GI, यानी कि GI प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही GI प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगा वैसे ही आप क्या एक्टिवेट करेगा, आपका एडिनल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एडिनल साइक्लेज क्या करता है, CAMP पाथवे को प्रोड्यूस करेगा यानी साइक्लिक AMP। ठीक है, अब जो GI जो एक्टिवेशन कर रहा है साइक्लिक AMP का, ये क्या करता है, जो साइक्लिक AMP है वो जो आपका कैल्शियम इंटर हो रहा था, इन्फ्लक्स जो हो रहा था सेल्स के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या होगा, जो कैल्शियम की एंट्री है वो क्या हो जाएगी, इस मॉर्फिन ड्रग के कारण क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी।
ठीक है, यानी कि साइक्लिक एएमपी का पाथवे जो है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। इसके कारण कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी। कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, जो कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ होना डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आपके कैल्शियम चैनल जो होते हैं, कैल्शियम ये जो CAMP है, साइक्लिक AMP, ये क्या करता है, आपके चैनल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर आपका मॉर्फिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, इस साइक्लिक AMP जो G प्रोटीन कर रहा है, इस साइक्लिक AMP को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। दिस प्रोड्यूस एनाल्जेसिया। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाय द एक्टिवेटिंग ऑफ म्यू रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब जो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स है वो क्या करता है, बाइंड्स होता है, आपके नार्कोटिक्स जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो बाइंड होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर से और एक्टिवेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ है ये सिग्नल भेजता है किसको, एंजाइम एडिनल साइक्लेस AC को क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है टू स्लो एक्टिविटी बाय वे ऑफ G प्रोटीन। यानी कि ये क्या करता है, G प्रोटीन को भी एक्टिवेट स्लो कर देता है, किसकी एक्टिविटेशन को, G प्रोटीन की एक्टिवेशन को स्लो कर देता है। फिर इससे क्या होगा, डिक्रीज एडिनाइल साइक्लेस एक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी AC का जो साइक्लिक है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोज अ लेस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि साइक्लिक AMP ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी मैसेजन सब्सटेंस साइक्लिक AMP है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, रेगुलेटिंग सेल मेम्ब्रेन चैनल्स को रेगुलेट करता है, यानी जो आपके कैल्शियम चैनल है, पोटेशियम चैनल को रेगुलेट करता है। तो ये क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, रिड्यूस द साइक्लिक AMP लेवल फॉर द fewer potassium ions on leave the cells and block the calcium ion from the entering the cells। ठीक है, ये क्या करता है, पोटेशियम जो आपके कैल्शियम आयन है उसको क्या करेगा, जो एंट्री हो रही है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आयंस का इम्बैलेंस होगा। ठीक है, स्पेशली द रिड्यूस इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल का, जिससे क्या होगा, डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द सेल्स, देयर बाय ब्लॉकिंग एंड रिड्यूसिंग पेन इम्पल्स ट्रांसमिशन। यानी जो आपका पेन हो रहा है, पेन्स इम्पल्स ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए अपने को सबसे पहले साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या करना है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना है। ठीक है, ये अगर डिक्रीज हो गया, कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो गई, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट है आपके ब्लड प्रेशर वेरिएशंस, पैल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया, वॉमिटिंग, नोशिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, एनोरेक्सिया, रैशेस, फ्लशिंग, डायफोरेसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मियोसिस, ब्लर विजन, हेडेक, ड्रॉजीनेस, सेडिशन, कन्फ्यूज़न और यूरिनरी रिटेंशन एसेट्रा। इतने सारे जो होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है इसकी, IM और SC इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ऑन सेट ऑफ एक्शन इसका हाफ आवर तक होता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 आवर होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होती है वो 4 to 5 आवर्स होती है। मेटाबोलाइज बाय द लीवर्स और स्क्रिप्टेड जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क एंड यूरिन के थ्रू होता है। और प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होती है इसकी 2 आवर्स तक होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन से इसके हैं हाइपर सेंसिटिविटी, एडिक्शंस, हीमोरेज, ब्रोंकाइल्स्थमा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्रग इंटरेक्शन क्या है इसका, ड्रग इंटरेक्शन में इंक्रीज इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विद अल्कोहल के साथ इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। CNS डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव, नार्कोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है एंटीटसिव होता है। ठीक है, ये एंटीटसिव की तरह भी एक्ट करती है जो कि कफिंग को सप्रेस करती है और डिप्रेसिंग कफ सेंटर को डिप्रेस करती है। एक्शन ऑन आइज के अंदर इट इज कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स, मियोसिस कॉज करेगी। एंड मॉर्फिन एडिक्ट पर्सन हैव ए कॉन्ट्रैक्टेड आई पिपल्स, मॉर्फिन प्रोड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल। ठीक है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेगी ये, एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मॉर्फिन प्रोड्यूस द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन. The depression of morphine on the respiratory in central respiratory failure of the main cause of death if patient dies overdose of morphine. ज़्यादा overdose भी देंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाती है. ठीक है. और यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या करता है ये, एक्शन ऑन यूरिनरी ट्रैक, मॉर्फिन प्रोड्यूस रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक्स हार्मोन विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट. ठीक है. द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ यूरिनरी टेंशन. एक्शन ऑन CNS, morphine produces presence of pain. In absence of pain, this produces dysphoria. Morphine when give a high dose of produces sleep. Action on vomiting center. Vomiting center में morphine stimulate the vomiting center, is produce the vomiting due to stimulations of chemoreceptor trigger zone. Tolerance develops to vomiting or prolonged use. Action of GIT, morphine decrease the peristaltic movement, secretion like hydrochloric acid, intestinal secretion are decrease. ठीक है. और increase water absorption from intestinal tract, so the feces gets dried. This effect leads to constipation. ठीक है. Action on heart यानी cardiovascular system. The morphine given on normal dose does not affect on heart functioning or blood circulation. The higher dose morphine causes hypotension. Action of smooth muscles. It increase the tones of uterus and decrease in peristaltic, produce constriction of bronchi. ठीक है. इस तरीके के इसके क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं. अब आती है आपकी हीरोइन. इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन का डेरिवेटिव्स है, जो कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन का है. इट इज़ अ मोर पोटेंट एनाल्जेसिक देन मॉर्फिन. इट प्रोड्यूस यूफोर्बिया एंड प्रोड्यूस सीवियर एडिक्शन. इट इज़ अ नो थेरेपेटिक यूजेस मोर देन मॉर्फिन. सो इट हैज़ बीन बैन्ड इन इंडिया एंड मोस्ट अदर कंट्रीज इट आल्सो बैन्ड. ठीक है. इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट एक्ट ऑन एंडोजीनस म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर्स दैट स्प्रेड इन डिस्ट्रिक्ट पैकेट थ्रू आउट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड गट इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स. हीरोइंस अलॉन्ग विद द अदर ऑपियोइड्स आर agonists to 4 endogenous neurotransmitter. They are beta endorphin, dynorphin, enkephalin and enkephalin. The body responds to heroin to be brain by reducing production of endogenous opiates when heroin is present. Endorphins are regularly released in the brain and nerves, attenuating pain. Their functional are still obscure but are probably related to effect produced by the heroin beside analgesia. ठीक है. इसके बारे में ड्रग ऑफ मैकेनिज्म था. ठीक है. आप लोगों को कोई एनी अदर कोई कन्फ्यूज़न हो या एनी अदर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए.